नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी का साइंस का बीपीएससी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हमने एक दो वीडियो बना के आपको जो लॉजिकल क्वेश्चन था अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके दोस्तों शॉर्ट वीडियो में ही पहले से डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसमें उसके बाद हम सारा क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बार देखा हुआ रहे। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो प्लीज़ आपको देख के जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 54 से इससे पहले जो क्वेश्चन था एक दो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण फटाका फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? फटाका आप लोग भी फोड़े होंगे दोस्तों, और आगे दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, तो ऑब्वियसली मानेंगे तो नहीं, फोड़ेंगे ही। ओके, तो वहाँ दोस्तों देखिएगा कि फटाका फोड़ने पर आप देखते ही होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि कई सारा कलर निकलता है। आकाश तारा जब आप फोड़ते होंगे रॉकेट वगैरह, तो कई सारा कलर निकलता है। तो सब कलर निकलने के पीछे कुछ ना कुछ केमिकल है। रेड कलर के पीछे कौन सा केमिकल है दोस्तों? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसको क्या कहते हैं? मेटल सॉल्ट। उसको मतलब मेटल सॉल्ट को ऐड किया जाता है, अलग अलग मेटल सॉल्ट को, जिसके कारण कलर हमें दिखता है। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के कारण रेड कलर दिखता है। उसी प्रकार से कॉपर के कारण दोस्तों, कॉपर क्लोराइड होता है, कॉपर के कारण हमें ब्लू कलर दिखता है। कॉपर के कारण कौन कलर दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। सोडियम के कारण येलो कलर दिखता है। ओके, पूरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बीपीएससी, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है फायर क्रैकर पर, अलग अलग रंग को, बस यहाँ क्या करता है, रंग को चेंज कर देता है, वो अपना क्वेश्चन बना देता है। तो सारे रंग को आपको पता होना चाहिए। आइए वो सभी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपका जो भी आगे कभी भी कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। कम से कम फायर क्रैकर से लेकर फटाखा से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा उसके कलर रिलेटेड। देखिए, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण आपका रेड कलर दिखता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, उसका आंसर क्या था? स्ट्रोंशियम। रेड फायरवर्क्स में स्ट्रोंशियम यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर। जहाँ भी फायर क्रैकर में, फटाखा में यदि ऑरेंज कलर दिखता है तो आपको क्या आना चाहिए कि वहाँ कहीं ना कहीं कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया गया है। येलो कलर आ रहा है तो उसके पीछे सोडियम नाइट्रेट यूज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, और पूछा भी है बीपीएससी। कलर के चेंज करके बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसे, तो याद रखिएगा येलो कलर के पीछे क्या है तो सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड यदि यूज होगा तो आपका ग्रीन कलर अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। ग्रीन कलर के पीछे कौन सा केमिकल यूज होता है तो बेरियम क्लोराइड। कौन सा? बेरियम क्लोराइड। जरूर याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर, सोडियम नाइट्रेट येलो कलर, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर, और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आपका रेड कलर। और एक और ध्यान रखिएगा, कॉपर क्लोराइड ब्लू फायरवर्क्स। कॉपर क्लोराइड ब्लू फायरवर्क्स, ब्लू कलर यदि आपको दिखता है फटाका में तो उसके पीछे क्या है तो कॉपर है। आसानी से ध्यान रखा जा सकता है दोस्तों। मात्र 5 कलर है। स्ट्रोंशियम रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेरियम ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉपर आपका ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और कैल्शियम जो आपका ऑरेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस ये पांचों ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है दोस्तों, जो भी आपका आगामी एग्जाम है बीपीएससी से रिलेटेड या कोई भी दोस्तों कलर से रिलेटेड, फटाखा से रिलेटेड बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, बस कलर चेंज कर देगी उसका क्वेश्चन बन जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? मतलब साल्ट लिविंग प्लांट। साल्ट लिविंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, वाटर साल्ट लिविंग प्लांट्स कॉल। जो प्लांट मतलब मैक्सिमम साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोफाइट्स। ओके, ग्लाइकोफाइट्स ध्यान रखिए, ये भी कभी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोफाइट्स किसको कहते हैं। तो जो मिनिमम मतलब जिसको कहा सकते हैं कि साल्ट से साल्ट हेटर। एक तो साल्ट लविंग था आपका हेलोफाइट्स हो गया, साल्ट हेटर मतलब जहाँ साल्ट की, नमक की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, वो क्या होता है? ग्लाइकोफाइट्स होता है। जीरोफाइट जो कम पानी, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, वाटर बहुत कम है, मरुस्थल में जो पौधा उगता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? जीरोफिटिक प्लांट। डिजर्ट प्लांट को हम जीरोफिटिक प्लांट भी कहते हैं। डिजर्ट में कौन कौन सा पौधा उगता है तो खेजरी का नाम कभी सुने होंगे, राजस्थान वगैरह में उगता है वो पौधा, खेजरी है आपका। कैक्टस अधिकतर क्या है तो जीरोफिटिक प्लांट है। और मीजोफाइट मतलब हमारा आपका जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पानी का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर वगैरह लगभग क्या एक प्रकार से एडप्टेड है, कंट्रोल्ड है मैनर में, न ज़्यादा ना कम है। तो इस प्रकार के वातावरण में जो पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं? मीजोफिटिक। मीजोफिटिक मतलब क्या? मिडिल वाला, बीच वाला। ओके दोस्तों, ना ही पानी कम है ना ही पानी ज़्यादा है, और नमक की मात्रा भी नहीं ज़्यादा कम है नहीं ज़्यादा कम है। तो इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट। तो हमारा क्या था? साल्ट लिविंग प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 56, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है।
कवक जो फंजाई होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए फंजाई के बारे में दोस्तों एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा डीपली हल्का मतलब बुक के अंदर से दिया गया है। आप ओरली जो पढ़ लेते थे ऊपर ऊपर इधर उधर से, वो नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा एनसीईआरटी को। फंजाई के बारे में एक बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि फंजाई क्या, तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है दोस्तों। हेटेरोट्रॉपिक आप जानते होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉप क्या होता है, तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दोस्तों, मतलब जो किसी और पे डिपेंडेंट हो भोजन के लिए, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हम लोग भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। बस ग्रीन प्लांट ही ऑटोट्रॉप है, अदरवाइज सब क्या है, हेटेरोट्रॉप है। तो जो ग्रीन प्लांट होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल से अपना भोजन बना लेता है। तो फंजाई क्या है, फंजा भी हेटेरोट्रॉपिक है, तो इसके पास क्या नहीं होगा, तो क्लोरोफिल नहीं होगा। ऑब्वियसली क्लोरोफिल किसके पास है, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। ओके, तो याद रखिएगा फंजाई क्या है, तो फंजाई के पास क्या नहीं है, लैक मतलब क्या नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लाइकेन क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी मतलब शैवाल और कवक का जो एसोसिएशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। गुड SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, पोल्यूटेड रहेगा एरिया, वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। परागन का सुपरिभाषा क्या है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन। बड़ा सुंदर लाइन है पोलिनेशन दोस्तों, पोलिनेशन क्लास 10th या 9th में पढ़े होंगे। व्हाट इज पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एकदम कह सकते हैं कि क्लास 9th या 10th से उठाया है, एनसीईआरटी का है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो प्लांट जो अपना न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, तो ऑब्वियसली कहाँ से लेता है दोस्तों, सॉइल से। कहाँ से, मिट्टी से लेता है, सॉइल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, मतलब नया क्वेश्चन है। फाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एंड साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ओके, ये क्या है, तो फेमस ट्री यील्डिंग प्लांट है, या टिम्बर कह सकते हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, वुड यील्डिंग प्लांट है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसमें से बहुत जो है ऑब्वियसली क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्र जो भी हमारे हिली एरियाज है उस एरिया में ये सब पौधे पाए जाते हैं। फाइन, फर, स्प्रूस, ये सब नाम आप अपने लोकल एरिया में दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में तो लगभग हम लोग नहीं सुनते हैं। कोई अपने और सजावट के लिए लगा ले तो लगा ले, लेकिन ऑब्वियसली ये सब क्या है, तो हिल एरिया, क्योंकि वहाँ के लिए, वहाँ के एडोप्टेशन में ये क्या है, सूट करता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं। ओके, इसको पहले इंग्लिश में भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लीजिए। फाइन, फर, स्प्रूस, cedar, larch and cypress are famous timber yielding plant of which several also occur widely in the hilly regions of India. All those belong to, ये सब किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अनावृत बीजी। अनावृत बीजी क्या होता है और आवृत बीजी क्या होता है, देख लीजिए। ऑप्शन तो डी है, आंसर हमारा डी है दोस्तों। देखिए दोनों के बीच में हम अंतर समझ लेते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म दोस्तों। देखिए एंजियोस्पर्म मॉडर्न प्लांट जो आप भी देख रहे हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट हम अपने आसपास देख रहे हैं जिसमें फ्रूट होता है, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म, इसमें दोस्तों फ्रूट नहीं होता है। ओके, इसका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, मतलब सीड जो है कवर्ड नहीं होता है। सीड के ऊपर क्या है, फ्रूट नहीं लगा होता है, सीड क्या होता है, नेकेड होता है। और एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है, कवर्ड होता है। और वही जो कवर्ड सीड होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है, एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है, बीज होता है, वो क्या होता है, कवर्ड होता है। और ये मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन, ये एंजियोस्पर्म का ही, एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में। मोनोकोटिलेडन क्या होता है, आपका जो मेज है, मक्का है, आनियन है, वीट है, राइस है, गेहूँ, चावल दोस्तों, ये सब मोनोकोटिलेडन है, जिसमें एक ही कोटिलेडन हो। और डाइकोटिलेडन जिसमें दो कोटिलेडन हो। आपने मटर को देखा हो दोस्तों, मटर को कभी फुलाइएगा तो उसमें दो, मतलब वो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, वही उसका क्या है, कोटिलेडन है, उसको डाइकोटिलेडन कहते हैं। ओके, ये सब एंजियोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म। ये जो है आपका फाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, ये सब आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 60, निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए, टेटनस के लिए क्या हम BCG का वैक्सीन यूज़ करते हैं,
टीका, मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन, स्कर्वी के लिए थायमीन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एटीएस या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, टेटनस के लिए हम लोग एटीएस का यूज़ करते हैं, एंटी टेटनस सीरम। बीसीजी के लिए नहीं, बीसीजी का यूज़ करते हैं हम लोग टीबी में, बीसीजी का यूज़ करते हैं हम लोग टीबी में। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, बिल्कुल सिनकोना के ट्री से क्लोरोक्विन निकाल देता है, मलेरिया का वो क्या है, मेडिसिन है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्कर्वी और थायमिन, स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, और थायमिन क्या है तो विटामिन बी2, विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है तो थायमिन है। तो गलत है। ट्यूबरक्लोसिस का हम के लिए तो बता ही दिए कि हम लोग बीसीजी का टीका यूज़ करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का टीका यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 61, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें एनिमल कह सकते हैं, जंतु एनिमल है जिसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं होता, आरबीसी नहीं होता है। ओके, देखिए सब स्नेक में होता है, पीकॉक में होता है, मेढक में होता है, केचुआ, अर्थवर्म जो होता है दोस्तों उसके अंदर आरबीसी नहीं होता है, मतलब रेड ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स नहीं होता है। 61 का डी। 62, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो अल्टीमेटली लास्ट में अंतिम रूप से क्या बनता है, तो अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह अगर मेटाबॉलिज्म उसका हो जाए दोस्तों, डाइजेशन हो जाए तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या, ग्लूकोज बनता है। इंग्लिश में भी हम एक बार कर देंगे, पहले हिंदी देख लेते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, मैक्सिमम जो एंजाइम वो क्या है, अम्ल है, क्षार है, प्रोटीन है, वसा है। तो मैक्सिमम एंजाइम दोस्तों आपका क्या है तो प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। आजकल वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता ही आता है, आपको जरूर इस सबको पढ़ के जाना चाहिए। देखिए बीपीएससी पहली बार जो एग्जाम ली थी 2022 का, उसमें भी कोविशील्ड के बारे में पढ़ी थी, बनाया था कि कोविशील्ड टीका किस कंपनी ने बनाया था, तो या तो भारत बायोटेक होगा या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो कोविशील्ड दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे की कंपनी है, आदर पुणे वाला का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बनाया था कोविशील्ड। और कोवैक्सीन बनाया था आपका सीरम भारत बायोटेक हैदराबाद वाला। ओके, एक इनएक्टिव था, दूसरा एक्टिव है, कोविशील्ड एक्टिव था और कोवैक्सीन इनएक्टिव था, ये भी ध्यान रखिए। तो टीका से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसी में देख लिए हैं, यहाँ भी टेटनस से टीका पूछा है बायोलॉजी से, और यहाँ भी टीका पूछा है। तो टीका से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपको जरूर टीका से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज आपको गेन कर लेना चाहिए। देखिए पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले चेचक का टीका इन्होंने ही खोजा था। ओके, एक बार उसी सबको इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों, ताकि इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट समझते हैं उसको भी दिक्कत ना हो। 61 था, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज, किसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता, तो अर्थवर्म के पास। ओके, 62, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में अल्टीमेटली किस में डिग्रेड होता है, टूटता है, तो ग्लूकोज में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 63rd, मोस्ट ऑफ द एंजाइम, अधिकतर एंजाइम क्या है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम दोस्तों प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, सी करेक्ट है। 64, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, सबसे पहले किसने मतलब वैक्सीनेशन की खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीन इन्होंने तैयार किया था एडवर्ड जेनर, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो ही क्वेश्चन आता है इससे। तो आपके अंदर मतलब सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम रहेगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड है सबसे कम किस में रहेगा दोस्तों, तो आपका कांच में, शीशा में। क्यों, आप जानते होंगे एक फार्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू होता है दोस्तों सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और वी क्या है, वेलोसिटी। म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों, म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, तो कांच शीशा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हवा जल और निर्वात से थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको पता होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 माना जाता है, अप्रॉक्स 1, ठीक है, निर्वात का तो 1 होता ही है।
जल का 1.3 होता है, जल का कितना होता है 1.3 होता है, लेकिन जो कांच होता है, शीशा होता है, ग्लास होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए लाइट का स्पीड सबसे कम किस में होगा, इन चारों ऑप्शन में, आपका कांच में। ओके, जहाँ भी इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों, आप इस प्रिंसिपल पे म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, आप टिक मार सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा होगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा है जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है? एक मिनट दोस्तों, वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर, सॉरी, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों डायरेक्शन, वेक्टर मतलब क्या, जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड, स्पीड में स्पीड दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पीड क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्पीड तो है ही। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है कि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मान सेम होगा, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन बताया जाता है। ओके, कि आप पढ़े होंगे कभी 4 आई कैप, 5 आई कैप, 10 आई कैप, जे कैप, के कैप, ये अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, या मोशन इन 1 प्लेन या 2 प्लेन, वहाँ आपने पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर है। हमसे पूछ रहा है कि कौन इसमें वेक्टर नहीं है, तो स्पीड, स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सदिश राशि नहीं है, तो हमारा क्या होगा, स्पीड मतलब गति। नेक्स्ट 68, यदि धरती को घुमाने, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए, भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है दोस्तों, जिस भी स्पीड से अर्थ अभी रोटेट कर रहा है, यदि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो किसी भी पिंड का मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी मास है, उसका भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पे वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपने अक्सर ऐसा पढ़ा भी होगा कि अगर पृथ्वी का जो भी अभी रोटेशन का जो भी अभी स्पीड है, अर्थ के रोटेशन का जो भी अभी स्पीड है, उसको 17 टाइम्स, 17 गुना यदि बढ़ा दिया जाए, तो अर्थ पर जितना भी चीज़ है सब क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। ओके, सब क्या एक प्रकार से वो वेटलेस हो जाएगा, मतलब सभी चीज़ जिसे हम अंतरिक्ष में जिस प्रकार से फील करते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस जिसको कहते हैं कि ग्रेविटी ना रहेगा, उस प्रकार का यहाँ भी कंडीशन हो जाएगा। सब लोग आकाश में हम लोग उड़ने लगेंगे 17 टाइम्स यदि रोटेशन का स्पीड यदि बढ़ा दिया जाए। ओके, तो याद रखिएगा, अगर घूर्णन की गति बढ़ा दिया जाए, रोटेशन की स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए, तो इक्वेटर पर जो है किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का वेट जो है क्या होगा, वजन घट जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, गति की सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को, स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइंड किया था? तो गैलीलियो गैलीली जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था, उन्होंने ही गति को भी सबसे पहले परिभाषित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 70, किस नियम के अनुसार समान ताप पर, मतलब इक्वल टेम्परेचर पर, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बट इजी है, आसानी से यदि केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, प्रेशर पर किसी भी गैस का जो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर निश्चित है, तो उसका जो अणु मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो समान होगा। उसको क्या कहते हैं, एवोगाद्रो का नियम, क्या कहते हैं, एवोगाद्रो लॉज। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 70 का बी। ये सब कह सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन भी आप यदि आप अच्छे से पढ़े हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे आपको पता हो, तो कुछ क्वेश्चन तो आसान था, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आसान था, लेकिन जो कंसेप्चुअल, ज़्यादा कंसेप्चुअल था दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर उसको भी देखें, बेहतरीन क्वेश्चन था वो दोनों। 71, अपेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इंग्लिश में भी हम इसको हम करेंगे, पहले आप हिंदी देख लीजिए। अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने बचपन से पढ़ा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम तो मतलब ऑब्वियसली इस थ्योरी को कोई नहीं पढ़ा होगा, जो मैकेनिक्स बहुत डीपली पढ़ते हैं, आईआईटी वगैरह में पढ़ते, वही पढ़ते होंगे, अदरवाइज 10th 12th तक ग्रेजुएशन तक रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ाया नहीं जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, 71 का सी। 72, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन में इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, थॉमसन इफेक्ट। क्या कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट। 72 का सी। देखिए एक बार इंग्लिश में सब चीज़ को देख लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। 66, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, सबसे कम किस में होगा? सारा कंसेप्ट हमने बता दिया था। म्यू इक्वल टू क्या होता है,
म्यू इजकल टू C/V। आप इसको फॉर्मूला को लिख लिए दोस्तों, बहुत ही काम करता है फॉर्मूला। म्यू ज़्यादा होगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो म्यू सबसे ज़्यादा किसका है, तो ग्लास का है, शीशा का है। तो इसलिए शीशा का जो है स्पीड, शीशा में लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। हमने डिस्कस कर दिया दोस्तों। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ, इसको भी अच्छे से डिस्कस किया है कि अगर रोटेशन स्पीड अगर अर्थ का बना दिया जाए तो वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा इक्वेटर पे। 69, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो गैलीलियो। 70, what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules। मतलब अगर वॉल्यूम अगर गैसेस का इक्वल है तो उसका मॉलिक्यूल का नंबर भी इक्वल होगा। ये क्या बताता है तो आपको एवोगाड्रो लॉ, जो एवोगाड्रो लॉ है वही हमको ये चीज़ बताता है। ओके, 70 का बी। 71, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है। 71 का सी। 72, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एलोंग कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर एलोंग इट द फिनोमिनन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल वेरिएशन भी होता है, विभवांतर का मतलब उसमें डिफरेंस भी होता है, वेरिएशन होता है। ये हमको कौन बताता है, तो थॉमसन इफेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। 73, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए आवर्धक कांच क्या होता है, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, उत्तल लेंस दोस्तों। ओके, कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने माइक्रोस्कोप वगैरह देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो क्या होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो 73 का ए। 74, चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म का अनुचुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतावित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्लेटिनम। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेटिनम। 75, परमाणु को नाभिक में कौन कौन से मूलकण होते हैं, कोई एटम है उसके नाभिक में दोस्तों। एटम में क्या होता है, तो एटम में बाहर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑल राइट। 76, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। देखिए जिस धातु का धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है मिश्रित अवस्था में मिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन या स्मेल्टिंग। ओके, मेटलर्जी से क्वेश्चन है। 77, निम्न में से कौन से पित्तल के घटक हैं। पित्तल, पित्तल क्या है, एक एलॉय है। एलॉय दोस्तों होमोजेनस मिक्सर होता है, टू और मेटल हो सकता है। ओके, तो पित्तल किसके घटक है, तो जस्ता और तांबा। पित्तल जो आपका कॉपर है और जिंक, कॉपर और जिंक का ये क्या है, तो मिक्सर है। 78, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या कहते हैं दोस्तों, क्विक लाइम। क्विक लाइम आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। 79, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जंग लगे लोहे के वजन में, मान लीजिए किसी लोहा में जंग लग गया दोस्तों, तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, वेट तो चेंज होगा ही। देखिए वेट जो है पहले बढ़ता है, जब जंग लगना स्टार्ट होता है दोस्तों इनिशियली, तो हल्का फल्का वेट पहले बढ़ता है। ऑब्वियसली आप पूरी तरह से रस्ट लग गया, पूरी तरह से जंग पकड़ लिया, तो आप जानते हैं लोहा बेकार हो जाता है, तो उसका फिर बाद में वजन घट जाता है। आप उसको कौड़ी के भाव से भी बेचेंगे, कबारा में भी बेचेंगे, तो आपको वो जो मतलब लोहा पहले आप खरीदे थे, बाद में जो बेचिएगा उसको उसमें बहुत का अंतर हो जाएगा, क्योंकि उसमें वेट होगा ही नहीं। अगर जंग लग गया लोहा में तो उसमें वेट है ही नहीं। तो पहले तो शुरुआत में बढ़ता है, हल्का बढ़ता है, बाद में फिर उसका वजन घट जाता है। ध्यान रखिएगा। 79 का ए। 80, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। व्हाइट मेटल किसको कहते हैं, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम को व्हाइट मेटल कहते हैं, बड़ा ही लस्टर होता है इसमें। ऑर्नामेंट में लोग, बहुत सारे लोग इसको मतलब पहनते हैं, ब्रासलेट बनाने में अब ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, प्रीशियस मेटल है प्लेटिनम। ओके, इसी को हिंदी में देखिए दोस्तों, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस।
द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, मैग्नेटिज्म का जो पैरामैग्नेटिक थ्योरी है किस पे अप्लाई होता है, तो प्लेटिनम, किस पे, प्लेटिनम पर। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम का न्यूक्लियस में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, 75 का ए। 76 द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ए फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज स्टेट मतलब वही मिश्रित अवस्था दोस्तों या फ्यूज स्टेट में मिलता है उसमें, वो कौन सा मेटलर्जिकल प्रोसेस है, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्रोथ प्रोटलेशन, रोस्टिंग, ये सब क्या तो मेटलर्जिकल प्रोसेस ही है। 77 विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रास मतलब वही पीतल, पीतल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो तांबा और जिंक, जिंक एंड कॉपर दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है, 76 7 का सी। 78 क्विक लाइम, अभी हम बात किए थे दोस्तों, क्विक लाइम किसको कहते हैं, या अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑल राइट। 79 व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट इज़ रस्ट, जब उसमें रस्ट पकड़ लेता है, जंग लग जाता है, तो क्या होता है उसके वेट का, तो पहले बढ़ता है, शुरुआत में बढ़ता है दोस्तों, फिर पूरी तरह अगर रस्ट पकड़ लिया तो वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका। 80 लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन इज वाइट मेटल, वाइट मेटल किसको कहते हैं, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम को दोस्तों वाइट मेटल भी कहते हैं। ओके, तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, बीपीएससी इस बार जो पूछी ही, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, जरूर आपको देख के जाना चाहिए। और जो एक दो क्वेश्चन है दोस्तों कंसेप्चुअल, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, आप उसको जाके देख सकते हैं, और उसका पीछे जो भी कंसेप्ट है आप उसको भी समझ सकते हैं। ऑल राइट। इसके अलावा दोस्तों प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते दोस्तों, अलग से बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ज़रूर कुछ किताबें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें हैं, अमेज़ोन से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है चूँकि, तो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा कम कीमत में ही। सिलेबस से बाहर भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बुक जो है, हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस क्या हमें एक लिमिटेड नॉलेज देता है दोस्तों, लेकिन बुक्स में जो है वो पूरी दुनिया भर का नॉलेज रहता है। आप बहुत सारे चीज़ें जो हैं अपने आसपास का हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, कहते हैं ना ठोकर लगने से ही इंसान में मतलब एक प्रकार से ज्ञान खुलता है। तो बुक जो लिखा रहता है उसमें कई सारे एक्सपीरियंसेस को, उसमें आप जो राइटर रहते हैं उसको अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, आप उससे बहुत चीज़ गेन कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो कोई बुक परचेज कीजिए। हम भी इन दोनों बहुत सारे किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, कई सारे वीडियो में हम इसके बारे में बताए भी हैं कि हमने कई सारे किताब परचेज भी किया था, बहुत सारा पढ़ भी लिए हैं। प्रेमचंद हमारे सबसे प्रिय राइटर हैं, उनका तो हम बहुत सारा किताब पढ़ चुके हैं, गबन हो, गोदान हो, रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, सारे किताब को हमने पढ़ा है। और इन दोनों एल्केमिस्ट और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई भी पसंद हो दोस्तों, आप आराम से एक एक किताब मंगवा के, शुरुआत में एक ही मंगाइए, उसको पढ़िए, अच्छा लगा तो और फिर दूसरा मंगाइए। लैंग्वेज बैरियर नहीं है दोस्तों, एल्केमिस्ट का हम भी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है दोस्तों। दिक्कत तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करते हैं, अगर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है तो वर्ड मीनिंग डेली लिख लेते हैं। हम भी क्या करते हैं, जो भी हमको वर्ड दिक्कत होता है उसको वर्ड मीनिंग उसको लिखते रहते हैं, अंडरलाइन करके लिख लेते हैं अपने कॉपी में, और 1 से 2 बार वर्ड मीनिंग को भी देख लिया, फिर 2 से 3 बार पेज को पढ़ लेते हैं। बड़ी सुंदर से कहानी हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है और कहानी भी समझ में आता है। देखिए बेहतरीन किताब है दोस्तों, ए फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को किस प्रकार से फॉलो करेंगे, कैसे आपको ड्रीम से आसानी से मिल पाएगा, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। और आप जो वो लाइन सुने होंगे शाहरुख खान का कि यदि आप किसी चीज़ को बड़े ही मतलब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपको उसको मिलाने की साजिश करती है, वो लाइन जो है दोस्तों इसी किताब से लिया गया है, एल्केमिस्ट से। ओके, प्लीज़ अच्छा लगे तो आप मंगाइए, पढ़िए, जो भी किताब आपको पसंद हो। रसमृति रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या कहना दोस्तों, राष्ट्र कवि ऐसे इनको नहीं कहा जाता है, बहुत सुंदर इनकी कविताएँ हैं, रचनाएँ हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।